Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching first year intermediate maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स को डिस्कस कर रहे थे जिसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसका लेक्चर नंबर 5 आज के नाम। मेरा बच्चा लास्ट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल्स को सॉल्व करना सीखा और आज का जो लास्ट लेक्चर आ रहा है इसके अंदर भी ये आखिर के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए बेटा चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। हमारे आज का जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो हमारी इस एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर 8 होगा, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 का। मेरा बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर तो जरा मैं बाद में जाऊंगा, पहले इस क्वेश्चन की अफादियत और अहमियत आपको दोबारा बता देता हूं। मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बात बताई थी कि इस एक्सरसाइज की नहीं बल्कि पूरी किताब से अगर कोई दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन दो को मैं तसव्वुर कर सकता हूं, जो कि एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करवाया था और एक जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। अफादियत और अहमियत को बताने का फायदा ये होता है कि अक्सर बच्चा उसको फिर तरीके से सुनना पसंद करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग इज बेंट फ्रॉम एन आइसोलेटेड ट्राइंगल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर एक प्लास्टिक स्ट्रिप थी, यानी कि कोई प्लास्टिक की जो आप समझ लीजिए स्ट्रॉ वगैरह, उसको किसी ने जो है ना 1 मीटर लॉन्ग की थी, उसको किसी ने मोड़ तोड़ के एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया विद 95 डिग्री एज मेजर ऑफ इट लार्जेस्ट एंगल, और उसके अंदर जो सबसे जो बड़ा एंगल है वो 95 डिग्री का है। फाइंड दी लेंथ ऑफ दी साइड्स। क्या कह रहे हैं? लेंथ ऑफ दी साइड्स निकालने। भाई पहले तो जरा मुझे एक बात बता दें, इस क्वेश्चन को खाली वो बच्चा सॉल्व कर सकता है सबसे पहले तो जिसके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो। भाई क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? नॉर्मली जब मेरे फिजिकल क्लासेस में पढ़ा रहा होता हूँ तो अक्सर अपने कोचिंग के इंस्टीट्यूट से या ग्रुप कोचिंग के बच्चों से पूछता हूँ बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, और आधी अवाम तवक्को के हिसाब से आए बाएं शाएं मार रही होती है, जिसको फिर चंपे कराने का दिल चाहता है। मेरा बच्चा आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं? बराबर। ये बात सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो भाई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? चले पहले मैं जरा क्वेश्चन की फिगर बनाता हूँ, फिर हम इसको पहले एनालाइज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करने के ऊपर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पास पेपर में अगर आपको 20 साल पास पेपर उठाएंगे तो कम से कम 5, 7, 8 या 9 दफा आपको पिछले 20 साल पेपर में मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं जरा इसको पहले देख लेते हैं भाई क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है इसका। अच्छा तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया। अब ये सिंपल ट्राइंगल है भाई, अभी तो जो ट्राइंगल्स को बनाते आए बिल्कुल सिंपल सा कि एक ट्राइंगल उसके 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी। अच्छा इसको पॉइंट नहीं कहते भी, अच्छी मैथ्स के इसको वर्टेक्स कहते हैं हम लोग। ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या होगा? ए वर्टेक्स से सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल ए, बी वर्टेक्स से सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल बी, और सी वर्टेक्स से सामने वाला डिस्टेंस स्मॉल सी, और फिर अल्फा बीटा और गामा के मैंने एंगल्स प्लॉट कर दिए। अब क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके ऊपर जरा इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, इसकी जरा टेक्निक को पकड़ते हैं, क्या टेक्निक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक लफ्ज दिया हुआ है, क्या? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स बराबर हैं, और आगे चलकर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 95 डिग्री जो एंगल है ना वो लार्जेस्ट एंगल है, और ये बात मैं आपको आई गेस पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं और ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करवा चुका हूं कि लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा? लार्जेस्ट। या फिर ये बात भी आपको बता चुका हूं कि स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा? स्मॉलेस्ट। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को भी यहां पे यूज करना है भाई, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा आपने एंगल यहां पे प्लॉट करना है, यहां पे करना है, यहां पे करना है? ये सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब आप तरीके से अपने कान, अपनी नाक, अपनी जबान और अपने आंखों को खोल के इसको देख रहे होगे। सही है भाई? क्या कहा मैंने? अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करना है सबका निचोड़ है ये क्वेश्चन। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होंगी? बराबर। और जो भी दो साइड्स बराबर होंगी जाहिर सी बात है ना तो फिर उनमें से कोई स्मॉलेस्ट हो सकती है ना कोई उनमें से लार्जर हो सकती है, वो दोनों की दोनों साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर कोई भी दो साइड बराबर होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट ही आपसे ये कहता है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं जो साइड ए और साइड बी होगी आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि अगर साइड ए की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट सेइंग कि यू मस्ट एज्यूम इट कि अगर ये साइड स्मॉल ए का मैं डिस्टेंस कह दूं 2 है और तो साइड स्मॉल बी का डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो कोई सी भी दो साइड बराबर होंगी। तो जाहिर सी बात है साइड सी क्या होगी? इसका डिस्टेंस या तो इनसे कम होगा या ज्यादा होगा, और क्वेश्चन क्या कहता है? लार्जेस्ट एंगल है। तो लार्जेस्ट एंगल का मतलब क्या है? अगर मैंने इन दोनों साइड्स को दो दो तस्वुर किया है तो जाहिर सी बात है जो साइड सी होगी, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता साइड सी की वैल्यू क्या है, बट मुझे अपने कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दो से ज्यादा होगी, तभी मैं गामा को कह सकता हूं कि 95 डिग्री का एंगल है।
क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने 95 डिग्री यहाँ पे कैसे लिया? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना है तो इसकी ड्राइंग को भी समझना पड़ेगा, तभी इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा कि बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है कि कोई सी भी दो साइड बराबर है। आप इन दो साइड्स को बराबर ले लें, आप इन दो साइड्स को बराबर ले लें, कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या करा भाई, हमने डेढ़ उशारी करते हुए जरा अच्छी वाली दो साइड्स को बराबर ले लिया, ए और बी को। तो जाहिर सी बात है अगर ए और बी दो साइड्स बराबर हैं, तो मैंने आपसे कहा सपोज करें कि भाई ए साइड की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, बी साइड की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर है, तो भाई जाहिर सी बात है साइड सी की वैल्यू इन दो से डिफरेंट होगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि दो साइड्स बराबर होंगी, तो तीसरी साइड की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब आगे उसने कहा हुआ है कि जो भाई आपके पास एंगल है ना 95 डिग्री का है, किसका? लार्जेस्ट साइड का। अगर मैंने दो साइड्स को बराबर तस्वुर किया हुआ है तो जाहिर सी बात है इन दो के एंगल्स तो लार्जेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दोनों की साइड की वैल्यू सेम है तो एंगल की वैल्यू सेम होगी इनकी, और जाहिर सी बात है ए का एंगल होगा अल्फा, बी का एंगल होगा बीटा, तो इन दोनों के एंगल सेम होंगे। जबकि उसने कहा है नहीं, क्या है एंगल 95 डिग्री का लार्जेस्ट साइड का, दोनों लार्जेस्ट नहीं होंगे। इसका बहुत आसान सा मतलब है। तो फिर जाहिर सी बात जो थर्ड साइड होगी जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी साइड की, उसी का एंगल लार्जेस्ट होगा। तो मैंने गामा को क्या कह दिया? 95 डिग्री के ऊपर, क्योंकि सी के सामने जो एंगल होगा या फिर स्मॉल सी का जो एंगल होगा क्या होगा? गामा होगा। तो उसका एंगल क्या होगा? 95 डिग्री। आई गेस यहां तक की बात अब सबको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब। और ये जो प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो आप शादियों में स्ट्रॉ देखते हो ना यार, वो जो जिससे सिर्फ करके आप जूस वूस पी रहे होते हो, भाई उस स्ट्रॉ को बेंड करके कोई ट्रायंगल बनाया गया है, यानी कि इस ट्रायंगल की तमाम साइड्स जो हैं वो 1 मीटर के बराबर है, यानी कि उनका सम। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? अ पीस ऑफ अ प्लास्टिक स्ट्रिप 1 मीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि एक पर्टिकुलर आपके पास प्लास्टिक की स्ट्रिप है, स्ट्रॉ वगैरह है, आपने उसको बेंड करके मोड़ तोड़ के एक ट्रायंगल बनाया जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल की जो तमाम साइड्स का सम है वो किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। आई गेस यहां तक की बात अब तो तमाम बच्चों को क्लियर होगी। बेटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बहुत डिटेल के अंदर खाली आपको पहले का थ्योरेटिकल पार्ट समझा दिया। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब और देखते हैं इसमें क्या इश्यूज होंगे क्या नहीं होंगे। मगर उससे पहले आसानी के साथ इधर इसी पेज के ऊपर थोड़ी जगह पड़ी हुई है, तो पहले तो भाई क्वेश्चन के ऊपर जो आपने डायग्राम बनाई है ना उसको डिफाइन कर दो। अगेन बेटा ये क्वेश्चन डिटेल में भी आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में कम आता है, ज्यादातर डिटेल के अंदर आ रहा होता है। तो मेरा बच्चा मुफ्ते के मार्क्स में 5 नंबर होगा, नहीं तो 7 नंबर के लिए आएगा। जब ये डिटेल में आएगा तो जाहिर सी बात है 7 नंबर के लिए आएगा, शॉर्ट में आएगा तो 5 नंबर के लिए आएगा। तो आपने क्या करना है? अच्छे से काम करना है। भाई पहले जो आपने इसकी स्टेप्स है, जो आपने डायग्राम बनाई है उसको डिफाइन कर देते हैं। लेट ABC be the given triangle, let ABC be the given triangle small a, small b and small c, small a comma small b small c are the sides of the triangle, are the sides, while alpha, beta and gamma are the angles of the triangle, are the angles of the triangle। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? आई होप सबको क्लियर होगी। क्या कहा भाई? कुछ भी ऐसा खास नहीं कहा, सिंपल तरीके जो ट्रायंगल बनाया ना उसको डिफाइन कर दिया कि मेरे बच्चों देखो क्या हमने डिफाइन करा कि साइड ए बी से हमारे पास एक ट्रायंगल है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हमारे पास इसकी साइड्स आ गई और अल्फा बीटा और गामा के हमारे एंगल्स हैं। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं इधर असली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको मेरी यहां तक की तमाम बातें क्लियर हैं तो बिलीव मी बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, और अगर नहीं भी क्लियर तो इंशाल्लाह फिर भी क्लियर कर दूंगा। आइए जरा चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा हुआ मिला कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको क्या बताया लास्ट पेज के ऊपर, जो इतनी डिटेल में डिफाइन करा, क्वेश्चन समझाया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि कोई भी दो साइड आपस में क्या बराबर, तो हमने ए और बी को आपस में क्या लिया हुआ है? बराबर। तो इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट ए इज इक्वल टू बी, यानी कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई भी दो साइड्स आपस में क्या है? बराबर। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ए और बी तो भैया क्या है? आपस में बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया? लेट ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, बिकॉज ट्रायंगल इज आइसोस्केल कहते हैं आप इसको, सेलेस। तो भाई हमने इस बात को यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन में उसने यहाँ पे एक और बात भी करी हुई थी कि भाई क्या बात करी थी? ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ था किस तरीके से फॉर्म हुआ है? 1 मीटर के प्लास्टिक स्ट्रिप को बेंड करने के ऊपर। यानी कि भाई जो आपके पास घर में आपको स्ट्रिंग वगैरह के ऊपर या पेप्सी के ऊपर जो आपको एक वो मिलती है ना स्ट्रॉ, आपने उस स्ट्रॉ को 1 मीटर की स्ट्रॉ को बेंड करके ये ट्रायंगल बनाया है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल की तमाम साइड्स का अगर सम ले लिया जाए तो वापस से स्ट्रॉ बन जाएगी 1 मीटर की, यानी कि तमाम साइड्स का सम बराबर है किसके? 1 मीटर के। यानी कि इस बात को अगर मैं
मैथ्स के जमाने में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चूंकि भैया ये 1 मीटर के प्लास्टिक से ट्राइंगल बना है, तो भाई जाहिर सी बात है कि तमाम की तमाम साइड्स का सम किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी 1 मीटर के बराबर होगा। क्योंकि ट्राइंगल एक प्लास्टिक की स्ट्रिप को बेंड करने के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो तमाम साइड्स का जो इंडिविजुअल साइड्स का सम होगा बराबर होगा 1 मीटर के। तो मैंने कहा स्मॉल a प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बराबर है किसके, 1 के। अच्छा भाई, हमने अभी ये एज्यूम करा, चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, यानी कि दो साइड्स बराबर हैं, तो हमने क्या कहा, a बराबर है b के। तो यहाँ पे जहां पे a आ रहे हैं, वहां पे क्या लिख सकता हूं, b लिख सकता हूं। तो क्या बन जाएगा, b प्लस c इक्वल टू 1 एज a इज इक्वल टू b। मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b प्लस का c इक्वल टू 1। अब क्या करें भाई, सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे क्या कह दिया, 2b प्लस का c इक्वल टू 1। और इस चीज को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा। क्या कह दूंगा, इस चीज को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या काम करेंगे सर, मेरा बेटा अगर आप गौर करो तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर एंगल भी गिवन है, और वो एंगल किसका गिवन है, सी के सामने वाला। तो अगर मैं यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज करूं, कैसे कोसाइन लॉ यूज कर रहा हूं सर, साइन लॉ क्यों नहीं यूज कर रहे आप। तो मेरा बेटा देखो, आपको दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल गिवन है, आपको दो साइड्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि दो साइड्स कैसी हैं, बराबर हैं। तो आप उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और उनके दरमियान का एंगल अल्फा या सॉरी गामा आपको गिवन है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करोगे, कोसाइन लॉ। साइन लॉ क्यों नहीं यूज कर रहा मैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे साइन लॉ की कंडीशन नहीं बन रही, यानी कि अगर मेरे पास पहली दो कंडीशन ही बन जाए कोसाइन की, तो हम कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दोनों साइड्स के बारे में पता है, क्या दोनों साइड्स के बारे में पता है कि दोनों की दोनों सेम साइड्स होंगी, और उनके दरमियान का एंगल मुझे पता है कि हमेशा क्या होगा, चूंकि गिवन है तो कोसाइन लॉ को इसलिए यूज करने। तो मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सी के रिस्पेक्ट से कोसाइन लॉ को यूज कर दूं, तो बेटा कोसाइन लॉ क्या होता है, क्या पढ़ा है मैंने अभी तक, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का 2ab कॉस का गामा। तो मेरा बच्चा सी स्क्वायर का सी स्क्वायर देखो एज इट इज, हमने क्या सपोज करा, a बराबर है b के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 a का a को हमने क्या सपोज करा हुआ, b के बराबर, तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। और कॉस का कॉस एज इट इज गामा में क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर 2b इंटू बी नेगेटिव का 2b स्क्वायर। और cos 95 की वैल्यू क्या होती है, आई होप तमाम बच्चों को पता होगी, कैलकुलेटर में डालो कि आ जाएगी, क्या होती है भाई, माइनस का 0.087 या 085 आ रहा होगा, चेक कर लेना भाई, मेरे ख्याल में माइनस का 0.087 होना चाहिए डिग्री, सॉरी उसकी वैल्यू आ जाएगी cos 95 डिग्री की, क्या, माइनस का 0.087। जब इस वैल्यू को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला 2b स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2b स्क्वायर इंटू माइनस का 0.087 मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 0.174 बी स्क्वायर। और इन दोनों को जब आपस में ऐड करवा दो, क्योंकि उनके वेरिएबल सेम है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 2.17 बी स्क्वायर। क्या आ जाएगी, 2.17 बी स्क्वायर। और जब यहां से मैं सी की वैल्यू को निकालूंगा, सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरी की पूरी ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, 2.17 बी स्क्वायर। और जब कभी हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, बट चूंकि सी एक डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ये साइड को डिनोट कर रहा है, लेंथ को डिनोट कर रहा है, और लेंथ या डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को वैसे इग्नोर कर देंगे। और अंडर रूट 2.17 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, जब अंडर रूट लेंगे आप 2.17 का, तो ये आ रही होगी 1.474 बी, 1.474 बी। इस तरीके से हम लोग सी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि ये भी सी की वैल्यू नहीं आई बल्कि ये बी की फॉर्म में वैल्यू आई है। क्लियर है भाई, हमने अभी तक क्या काम करा, कोई मुश्किल काम नहीं करा। किसी बच्चों को यहाँ तक मसला दोबारा बता देता हूँ बेटा, सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यूज करा, चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ए बराबर है बी के, और उसको उठा के क्वेश्चन में पुट कर दिया। जब क्वेश्चन में पुट कर दिया तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, यहाँ पे 2b प्लस का c इक्वल टू 1। एंड देन बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम के साथ एक काम और करा, और वो काम क्या था कि यहाँ से c की वैल्यू को निकाल लिया। कैसे निकाला, कोसाइन लॉ को यूज करा। सिंपल तरीके से c की वैल्यू के लिए हम लोगों ने क्या करा, कोसाइन लॉ यूज करा। कोसाइन लॉ के अंदर जहां जहां a आ रहा था वहां b को पुट करा और एक और इक्वेशन बना दी। अब क्या करूंगा मैं, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर
1 में यूज करूंगा, उससे क्या होगा, मुझे फाइनली b की वैल्यू मिल जाएगी। आइए जरा पुट करके चेक कर लेते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मेरा बच्चा ये आ रही है, इक्वेशन नंबर 1 ये आ रही है। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1? ये आ रही है 2b प्लस का साइन, और c की जगह पे मैं c की वैल्यू हमने क्या निकाली, इन फॉर्म ऑफ b, दैट इज 1.474 इंटू बी। इसको मैं पुट कर देता हूँ, 1.4174 b इक्वल टू के बाद क्या था, इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से आई गेस 1 ही है, तो 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को फाइनली ऐड करूंगा 2b प्लस का 1.4174b, तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपल तरीके से आ जाएगा 3.4174b इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। अगर मुझे यहाँ से b की वैल्यू चाहिए तो मेरा बेटा b की वैल्यू क्या आ रही होगी, पूरी टर्म b से मल्टीप्लाई और वहाँ पे आके 1 से डिवाइड हो जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 3.4174। तो b की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगी, आई गेस ये आ रही होगी 0.2878। चूंकि हमें मीटर की फॉर्म में गिवन द डिस्टेंस, तो किस में आ जाएगा, डिस्टेंस मीटर की फॉर्म में आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0.287। जाहिर सी बात है a बराबर है b के, तो a की वैल्यू भी यही आ जाएगी 0.287 मीटर। और अब फाइनली जब मुझे c की वैल्यू चाहिए होगी, तो जो b की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 के जब b में प्लॉट कर दूंगा तो मेरे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा बच्चा जो b की वैल्यू आ रही है, इस b की वैल्यू को उठा के सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 1.474b। तो c इज इक्वल टू 1.474 और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि आ रही है 0.287। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बहुत आसानी के साथ ये आ रही होगी c इज इक्वल टू 0.4242 मीटर। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0.424 मीटर। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की भी कर ली और c की भी कर ली। और क्वेश्चन हमसे यही बात कर रहा था, क्या बात कर रहा है क्वेश्चन हमसे, कि भाई आपको क्या निकालना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ दी साइड्स। तो हमने बारी बारी तमाम साइड्स की लेंथ को फाइंड कर लिया। लास्ट में प्यारा सा रिजल्ट लिख देंगे भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे रिजल्ट के अंदर मेरा बेटा, बहुत आसानी से आप लिख देंगे क्या चीज, कि भाई हेंस द लेंथ ऑफ, या हेंस द रिक्वायर्ड साइड्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड साइड्स are a is equal to b, that is 0.287, and the value of c is 0.4242 मीटर। इसके साथ भी मीटर आएगा, इसके साथ भी मीटर आएगा। और यहां से आप एक बात और भी चेक कर सकते हैं, जो बात मैंने आपसे बहुत पहले करी थी कि लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल ही लार्जेस्ट होता है। तो देखिए c के साथ क्या एंगल, c के साथ साइड क्या आ रही है 0.424, और c के अपोजिट एंगल जो गामा होता है वही हमने 95 डिग्री के ऊपर लिया था। डेट सिंपली प्रूफ कि हमारे पास जो लार्जेस्ट साइड होती है उसी का एंगल भी लार्जेस्ट ही होता है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे आप तमाम लोगों को बात आई होप क्लियर होगी। और यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अब इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, इस कॉन्सेप्ट के लास्ट क्वेश्चन की जानिब और इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की जानिब, और देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तो बेटा अब इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारे लेक्चर सीरीज का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और इस पर्टिकुलर आपकी बुक का जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द parallelogram is 55 centimeter and the diagonal of the parallelogram makes an angle of 30 degree and 50 degree with the pair of the adjacent side, find the length of the diagonal। क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, if the length of the side of a parallelogram is 55 centimeter and the diagonal of the parallelogram makes an angle of 30 degree and 50 degree with the pair of the adjacent side, फाइंड दी लेंथ ऑफ द डायगोनल। आई होप बहुत से बच्चों को क्वेश्चन देख के ही क्लियर नहीं हुआ होगा या सुन के भी क्लियर नहीं हुआ होगा, जब तक हम इसकी पर्टिकुलर फिगर ना बना लें और इसको समझ ना लें कहना क्या चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए पैरेललोग्राम को आपके लिए ड्रॉ कर दिया।
मगर अगर आपको एक क्वेश्चन समझना है, और बिलीव मी ये क्वेश्चन पेपर में शायद इतनी बार नहीं आया हुआ, मगर ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हो सकता है पेपर में खाली आपको पास्ट पेपर्स में 2 या 3 दफ़ा ये क्वेश्चन दिखे, मगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि कभी भी एग्जामिनर की अगर इसको नज़र पड़ गई तो ये क्वेश्चन फिर अगले 10 सालों तक मेरे ख्याल में लगातार आ सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत है और ये क्वेश्चन एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसलिए मुझे बड़ा पसंद आया ये क्वेश्चन। कभी मैंने इसको अपने ज़माने में देखा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या बात कर रहा है, आइए ज़रा पहले उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी मेन फैक्टर इस क्वेश्चन का अपना फैक्टर नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन में आने वाली एक और फिगर के बारे में हिदायत हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ये जो लफ्ज़ पैरेललोग्राम आ गया ना, जब तक बच्चे को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ये चीज़ इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाती है। क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, तो मेरा बच्चा पैरेललोग्राम कैसी शेप होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पैरेललोग्राम बेसिकली अगर आप ट्राइंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो, रेक्टेंगल को सॉरी, तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज नोन एज पर्टिकुलर पैरेललोग्राम। ये बीच की लाइन हटा दीजिएगा, बीच की लाइन कुछ और है। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास क्या होता है, पैरेललोग्राम। इस चीज को हम नॉर्मली पैरेललोग्राम कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को। और लार्जेस्ट पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं हमेशा आपस में बराबर होती हैं। मैंने क्या कहा, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना सिर्फ आपस में पैरेलल होती हैं बल्कि तक बराबर भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम की जो ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड होगी, आपस में क्या होगी, बराबर और पैरेलल। पैरेललोग्राम की जो ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड होगी, ये ना सिर्फ आपस में बराबर होगी बल्कि एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। क्लियर है ये बात? ये खास प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, किसकी, जो आपस में अपोजिट साइड्स होती हैं, ये आपस में ना सिर्फ बराबर होती हैं बल्कि एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो अब ये पैरेललोग्राम की मैंने शेप बना दी आपके लिए बड़ी सी। तो भाई सबसे पहली बात तो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 55 सेंटीमीटर, यानी कि आपको तो भाई साफ आई गेस, ये तो बच्चे को साफ, ये अंधे से अंधे इंसान को भी दिख जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी लार्जेस्ट साइड कौन सी है। जाहिर सी बात है ये वाली साइड इसकी सबसे लार्जेस्ट है, तो इसकी उसने आपको वैल्यू क्या दे दी, 55 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है अब प्रॉपर्टी का यूज होगा। अगर पैरेललोग्राम की ये वाली साइड 55 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 55 सेंटीमीटर ही होगी। एक बात तो ये हो गई। आगे चलते हैं। आगे कहता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो मेरा बच्चा डायगोनल क्या होता है, आपके पास अगर आप एक पर्टिकुलर वर्टेक्स अपनी लाइन निकालो, वो आपके दूसरे वर्टेक्स को छोड़कर तीसरे वर्टेक्स के ऊपर, यानी कि एक छोड़कर अगले वर्टेक्स अल्टरनेट के ऊपर जाके जब आप कंबाइन करवाते हो तो आपके डायगोनल्स फॉर्म हो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगुलर डायगोनल्स क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास ये आपके पास स्क्वायर का स्ट्रक्चर आ रहा है तो अगर मुझे इसमें डायगोनल ड्रॉ करना है तो डायगोनल क्या होता है मेरा बच्चा, अगर आप इस वर्टेक्स को लेके चल रहे हो तो इस वर्टेक्स को लीव कर दोगे, उसके सामने वाले वर्टेक्स के ऊपर जाके लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये इसका डायगोनल आ गया, ये इसका डायगोनल आ गया, ये वाला। क्लियर है भाई? ये दो डायगोनल्स हो गए। हम इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मली मैट्रिक्स के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं कि अगर आपके पास ये दो मैट्रिक्स होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये वाली साइड जो आपकी क्या होती है, डायगोनल साइड कहलाती है, यानी कि एक चीज से अगले का अपोजिट, यानी कि एक चीज के बिल्कुल सामने वाली चीज डायगोनल होता है। तो मेरा बच्चा क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि भाई आपका जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, यानी कि ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये वाली लाइन हमारी डायगोनल लाइन कहलाएगी। इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 एंड 50 डिग्री विद द पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड, यानी कि कह रहा है कि भैया आपके पास जो डायगोनल आ रहा है ना, ये 30 डिग्री और 50 डिग्री के एंगल्स फॉर्म कर रहा है अपनी एडजेसेंट साइड से, यानी कि ये जो डायगोनल है ये 30 डिग्री और 50 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये डायगोनल है, डायगोनल के इस तरफ एक एंगल होगा, इस तरफ एक एंगल होगा। और अगर आपने मैट्रिक का बेसिक थ्योरम पढ़ा हो अल्टरनेट एंगल्स का, आपने अगर मैट्रिक के अंदर कुछ बेसिक थ्योरम्स पढ़े हो तो आपने ये बात पढ़ी होगी कि अगर आपका एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे आपका एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा होगा 30 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। ये कुछ बेसिक बातें होंगी, आई गेस आपको पता होंगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है अगर नहीं भी पता। ये मैट्रिक का थ्योरम होता है हमारे पास, ये एक थ्योरम है मैथ्स का। कभी भी हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो लाइन के इस साइड पे भी 30 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री होगा। यहां तक की बात क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर पूरी चीज की लेंथ बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन आई गेस आपको थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा। मेरा बच्चा अगर मैंने स्टार्टिंग के 6 मिनट या 8 मिनट या 5 मिनट सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने में लगाए तो उसकी रीजन क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आया, मगर बिलीव मी जिस दफ़ा भी अगर ये एग्जामिनर की नज़र में क्वेश्चन आ गया, ये उसके बाद ये
पॉसिबल ही नहीं है कि क्वेश्चन आने वाले 3-4 साल तक उसके हाथ से उतर सके, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मजे का है और आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। यानी कि आपको एक पैरेललोग्राम दिया जा रहा है, उस पैरेललोग्राम की लार्जेस्ट साइड की आपको वैल्यू दे दी गई, लार्जेस्ट साइड ये वाली साइड होगी, तो जाहिर सी बात है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं आपस में बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये और ये साइड बराबर होगी तो ये और ये साइड भी आपस में बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। और जो डायगोनल है उस डायगोनल की खास बात आपको उसकी लेंथ मालूम करनी है, यानी कि इस डायगोनल की आपको लेंथ निकालनी है। और एक और चीज जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है कि डायगोनल के ऊपर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड, यानी कि डायगोनल के इस तरफ का एंगल और डायगोनल के इस तरफ का एंगल, उसकी वैल्यूज दी हुई है 30 डिग्री और 50 डिग्री। तो जाहिर सी बात है मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मेट्रिक का थ्योरम क्या कहता है, अल्टरनेट एंगल, यानी कि अल्टरनेटिंग एंगल अगर 30 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो डायगोनल के इस तरफ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी 30 डिग्री का होगा। अगर 50 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो 50 डिग्री यहाँ भी फॉर्म हो रहा होगा। हमने यहाँ तक की बात कंप्लीट कर ली। अब हमें निकालना क्या इस क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो आइए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जाने बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या पैटर्न होगा कि हम भाई यहाँ पे साफ तौर पे देख सकता हूँ कि अगर मैं खाली इस वाली चीज को सपोज कर लूँ तो मेरे पास ये पर्टिकुलर ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल को अगर मैं लेके चलूँ तो इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। क्या कहा कि हम इस पैरेललोग्राम को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पैरेललोग्राम की सॉल्विंग का चैप्टर नहीं पढ़ रहे। यानी कि अगर मुझे लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए तो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से कहता हूँ ये ट्राइंगल परफेक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको सॉल्व कर लूंगा। कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मैं भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं पहले जरा अपनी बात को डिफाइन कर देता हूं। लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम। लेट ए बी सी डी बी द गिवन पैरेललोग्राम। क्लियर है बच्चों? और वी विल फॉर्म triangle ABCD from this we will form triangle ABC from this parallelogram। अब मैं क्या कहने चाह रहा हूं कि भैया हम इस पैरेललोग्राम को ब्रेक कर रहे हैं, किस में ब्रेक करेंगे, ट्राइंगल ABC के अंदर। यानी कि we will form triangle ABC। कैसे फॉर्म करेंगे कि भैया मैं इस पैरेललोग्राम से सिर्फ इस ट्राइंगल ABC को निकालना चाह रहा हूं, क्या होगा, कैसे निकलेगा, आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि मैंने इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से, ये जो इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम से खाली ये इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। हमें निकालना क्या है, एग्जामिनर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरी डायग्राम तो सॉल्व करते हो, आप सिंपल एक ट्राइंगल को निकाल के सॉल्व करते हो। एग्जामिनर को इस डायगोनल की लेंथ चाहिए, तो हम इस डायगोनल की लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि भाई मैंने सिंपल सी वाली साइड ले ली और यहाँ पे ये एंगल्स की वैल्यूज कैसे आ गई। मेरा बच्चा जरा गौर से देखिए, आपके पास अगर 50 डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे था तो 30 डिग्री ये रहा, 50 डिग्री ये रहा, और इस पूरी साइड की लेंथ आपको कितनी गिवन है, 55 डिग्री। तो अगर मेरे पास ये ए वर्टेक्स है या ए पॉइंट है, इसके सामने वाली चीज क्या होगी, स्मॉल ए। ये बी है तो इसके सामने वाली चीज क्या होगी, बी। यानी कि जो डायगोनल की लेंथ है ये स्मॉल बी को मैंने इसे डिनोट कर दिया। और अगर ये मेरे पास सी आ रहा है, सी का मतलब क्या है, 55 डिग्री, तो ये 55 मीटर, सॉरी 55 क्या गिवन है क्वेश्चन में, 55 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास लेंथ आ रही है 55 सेंटीमीटर तो उसके अपोजिट का एंगल क्या आ रहा है, 50 डिग्री। यानी कि गामा का एंगल की वैल्यू क्या आ रही है, 50 डिग्री। अल्फा के एंगल की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री और बीटा का एंगल हमें नहीं पता क्या होगा। क्लियर है यहां तक की बात? आई होप क्लियर होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जाहिर सी बात है यहाँ पे कोसाइन लॉ यूज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों साइड्स नहीं गिवन है, और यहाँ पे कोसाइन लॉ इसलिए भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो साइड्स उनके दरमियान का एंगल भी नहीं पता, तो सिंपल तरीके से साइन लॉ के ऊपर जाएंगे। मगर साइन लॉ पे जाने से पहले मैं आपको इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं कि भाई अगर आपको दो एंगल्स गिवन हो तो सबसे पहला काम तो क्या करो, तीसरा एंगल निकाल लो। तो मेरा बच्चा हमें कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पता है कि एज वी नो डेट कि अगर मुझे तीसरा एंगल फाइंड करना है और पहले दो एंगल्स मुझे पता है तो क्या करूंगा, एज वी नो डेट अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। तो मेरा बच्चा मुझे अल्फा के एंगल की वैल्यू पता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल पता है, क्या है भाई 30 डिग्री। बीटा के एंगल की वैल्यू क्या है, नहीं पता, वो फाइंड कर लेंगे भाई। गामा का एंगल क्या है, 50 डिग्री, इक्वल टू के बाद क्या है 180 डिग्री। 30 प्लस 50 क्या हो जाएगा 80, इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो जाके क्या हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा के एंगल की वैल्यू आ जाएगी सिंपल तरीके से 100 डिग्री। बीटा की एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बच्चा, 100 डिग्री। यहां तक की बात सबको क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। अब क्या काम करेंगे, देखो आपको स्मॉल बी की वैल्यू चाहिए, तभी मैंने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं सिंपल तरीके से जरा साइन लॉ को यूज करता हूं, किसके दरमियान, मैं कहता हूं कि भाई एज वी नो डेट
एज वी नो डेट हमें चाहिए डायगोनल की लेंथ, और डायगोनल को मैंने किससे डिनोट करवा दिया, स्मॉल बी से, तो मैं कहता हूं एज वी नो डेट बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो मेरा बच्चा स्मॉल बी की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऑब्वियसली सी बात है। साइन का साइन एज इट इज, बीटा का एंगल क्या आ गया 100 डिग्री, इक्वल टू के बाद सी, तो साइड सी की आपको लेंथ क्या गिवन है 55, तो 55 का 55, साइन का साइन एज इट इज, गामा की वैल्यू क्या है मेरा बच्चा, गामा की वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, ये साइन 100 डिग्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके पूरी टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू क्या आ रही होगी 55 डिवाइडेड बाय साइन 50, और ये साइन 100 जहाँ पे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके पूरी टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप जब इसको सॉल्व करवा लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू, ऊपर जब 55 डिग्री साइन 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 54.164। अल्लाह के वास्ते डायरेक्टली मत कर देना बेटा, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, क्लियर है। ऊपर क्या आ जाएगा 54.164, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 50 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, ये होती है 0.7666, और जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास b की जो लेंथ आ रही होगी वो क्या आ जाएगी 70.710, और सेंटीमीटर में चूंकि डेटा गिवन था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, यानी कि लास्ट में हम क्या लिख देंगे, hence the value of diagonal is 70.710, क्या आ रही है बेटा 70.710 सेंटीमीटर। और एक और चीज ही बता सकता हूं कंफर्म करने के लिए, देखो बीटा का एंगल भी क्या आ रहा था सबसे लार्जेस्ट, तो उसकी साइड की वैल्यू भी क्या आई सबसे लार्जेस्ट। ये बात इस बात को भी कंफर्म कर रही है जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि एंगल, लार्जेस्ट एंगल हमेशा लार्जेस्ट साइड का होता है, या लार्जेस्ट साइड के सामने वाला होता है, या उसी का अपोजिट होता है, जो भी आपको अच्छी तरीके से याद रखे। तो भैया बी की वैल्यू क्या है 70.710, और उसका एंगल क्या आ गया 100 डिग्री। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन अपने मंतक की अंजाम को पहुंचता है, और यहाँ पे हमने फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और इसी के साथ ना सिर्फ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है बल्कि एक्सरसाइज 12.2 भी फाइनली अपने मंतक की अंजाम को पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 12.4 को स्टार्ट करेंगे, उसको समझेंगे क्या है क्या नहीं है, कैसे सॉल्व होगी। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।